नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज और जम्मू कश्मीर की खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में 3 जगहों पर कार्रवाइयां चल रही हैं और इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए तो इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली सचिवालय में बैठक शुरू हो गई है, बैठक इस वक्त जारी है। सीएम रेखा गुप्ता बैठक कर रही हैं, कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं, एमसीडी के और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और कई अधिकारियों की संलग्नता के साथ इस बैठक में हिस्सा सभी ले रहे हैं। गृह मंत्री अभी इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब मौजूदा वक्त में हमने देखा कि अवैध और जो अनऑथोराइज्ड जमीनें हैं उन पर जो अतिक्रमण किया गया है उससे कैसे मुक्ति कराया जाए, उससे कब्जे कैसे हटाया जाए, इसको लेकर ये बैठक हो रही है। तो अवैध और अनधिकृत भवनों पर सख्त कार्रवाई पर ये चर्चा हो रही है, ये संभावित है और दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ भी एक्शन पर ये बैठक लिया जा रहा है। और उसके अलावा 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे 3 जगह की। इससे पहले आपको दिखाया था कि दिल्ली में बैठक से पहले कार्रवाइयां जारी है। मालवीय नगर में एक्शन चल रहा है बुलडोजर का और दूसरी तरफ साकेत से सीलिंग की कार्रवाई की तस्वीर सामने आई और एक जगह से और सुल्तानपुरी में भी पीला पंजा चल रहा है। और अब जो बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल भी जुड़ चुकी हैं, माना जा सकता है कि ये बैठक अहम है इस कड़ी में क्योंकि अब 3 तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे हैं प्रियंका लोगों को और उसके बाद कार्रवाइयां तो शुरू जमीन पर। क्या लगता है कि ये और तेजी के साथ और पुख्ता तरीके से की जाए, इसको लेकर इस बैठक में बातचीत हो सकती है, चर्चा संभव है? और कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक कितने बजे शुरू हुई, जरा बताइएगा प्रियंका। तो प्रियंका कांडपाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी संवाददाता बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ 3 जगहों पर कार्रवाइयां भी चल रही है। 2 जगह बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो एक जगह पर सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। एक बार फिर से प्रियंका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अवैध और अनअधिकृत भवनों पर सख्त कार्रवाई पर चर्चा संभव है और दिल्ली सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं। अवैध और अनअधिकृत भवनों पर सख्त कार्रवाई पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन पर बैठक हो रही है। मालवीय नगर में बुलडोजर एक्शन जहां एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर में भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, पीला पंजा वहां पर चल रहा है। साकेत में सीलिंग की कार्रवाई जारी रखी गई है और इसी बीच ये बैठक होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं प्रियंका का। प्रियंका, आपको आवाज मिल पा रही है अगर हमारी, तो ये बताइएगा, एक तरफ कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ ये बैठक, क्या माने निकाले जाएं? देखिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई दिल्ली भर में देखने को मिल रही है। ऐसे में जिस दिन से मालवीय नगर के हौजरानी में यह हादसा हुआ है उस दिन से दिल्ली सचिवालय में बैठकों का दौर थम नहीं रहा है और ऐसे में आज हाई लेवल बैठक बुलाई गई है जिसमें पुलिस से लेकर जो डीएम है, जो अलग अलग विभागों के अफसर हैं, मंत्री जो हैं आशीष सूद, ये तमाम लोग मीटिंग में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सीएम इस मीटिंग की अध्यक्षता कर हाई लेवल मीटिंग ये है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे की रूपरेखा इसी मीटिंग से तय होगी। पहले से ही जो हम देख रहे थे एक ज्वाइंट कमेटी भी बनाई गई थी, उसका सीलिंग और से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या इस एक्शन पे और तीव्रता आएगी या कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो, उसको लेकर फिलहाल जो है वो चर्चा चल रही है। मीटिंग थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और माना जा रहा है कि आधे घंटे तक तकरीबन ये मीटिंग चल सकती है। उसके बाद इसको लेकर क्लैरिटी भी होगी और मंत्री या सीएम खुद भी इस बारे में आकर मीडिया को जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो सीएम और मंत्री की तरफ से इस बैठक के क्या क्या मकसद रहे हैं उसको लेकर जानकारी दी जाएगी आपसे कुछ देर बाद। आधा घंटे बता रही प्रियंका कांडपाल की हो सकता है मीटिंग चल सके, लेकिन ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ कार्रवाई चल रही है, चाहे वो अवैध और अनअधिकृत जगहों की हो, दोनों मामले पर कार्रवाइयां चल रही हैं। ये कार्रवाई, क्या इसमें और तेजी लाने की जरूरत है या रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसको लेकर ये बैठक हो रही। सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है कुछ देर पहले और अगले आधे घंटे तक और ये बैठक जारी रहेगी। फिर उसके बाद सीएम के जरिए और गृह मंत्री के जरिए मीडिया के सामने आकर ये बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली सचिवालय में ये बैठक जारी है। अब रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। 8 जून को नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर होगी चर्चा। 3 जुलाई से शुरू होगी
पवित्र अमरनाथ यात्रा इस साल 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। तो इस बार 57 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए खुशी की खबर है और तैयारियां भी तेज होने वाली हैं, क्योंकि 8 जून को नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक इसी को लेकर होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 3 जुलाई से ये पवित्र बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस बार इस साल 57 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। तो बड़ी खबर, 8 जून को दिल्ली में बैठक और 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और साथ ही साथ सुरक्षा की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा हो या मिशेल माता की यात्रा हो या चीची माता की यात्रा हो, इन तमाम यात्राओं में सुरक्षा को पुख्ता करना पड़ता है। तो इसीलिए 8 जून को बैठक होने वाली है और जो बैठक होगी गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बैठक में बुलाया जाएगा ताकि संभावित मुद्दों पर चर्चा की जा सके और रोड मैप तैयार किया जा सके कि किस तरह से सुरक्षात्मक दृष्टि से हमें कदम उठाने। तो बहुत अहम ये मीटिंग है। 8 तारीख को 8 जून को बैठक होगी, दिल्ली में बैठक होगी जम्मू कश्मीर को लेकर, अमरनाथ को लेकर, अमरनाथ यात्रा को लेकर। आपको ये भी बताना चलें कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और 3 जुलाई से जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है तो उससे पहले तैयारियां कैसी होंगी इसको लेकर रोड मैप बनाया जाएगा और दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक 8 जून को प्रस्तावित है। तो अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने तीर्थ यात्रा और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत अमरनाथ यात्रियों के लिए विशेष साइट सीइंग बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान जम्मू क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का भी दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग का उद्देश्य यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाना है, साथ ही उन्हें जम्मू में अधिक समय बिताने और यहाँ की समृद्ध विरासत से रूबरू कराना भी है। इसके लिए प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट्स, आवास स्थलों और धार्मिक स्थलों पर सूचना बैनर, डिजिटल स्क्रीन और प्रसार सामग्री लगाई जाएगी, जिनमें जम्मू के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। ये यात्रा जो अमरनाथ की यात्रा है वो 3 जुलाई से उसकी शुरुआत होनी है और पिछले साल के मुकाबले ऐसी उम्मीद जताई गई है कि ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो देश के कोने कोने से आएंगे। हमेशा से टूरिज्म विभाग की एक कोशिश रहती है कि जब ये पिलग्रिम्स यहाँ पे आएँ, श्रद्धालु यहाँ पे आएँ, इनको जम्मू की बाकी जगहों तक भी पहुँचाया जाए, उनको वो पोटेंशियल भी दिखाया जाए जो जम्मू को एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। इस दफ़ा क्या तैयारियां हैं हम जानेंगे। हमारे साथ कैसर साहब हैं जो जॉइंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के। सर, उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है इस दफ़ा आएंगे, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आएंगे। कोशिश ये आपकी हमेशा से रहती है, चाहे वो बालाजी का टेम्पल है, चाहे वो हमारा जो बॉर्डर टूरिज्म है, सब उनको दिखाया जाए। इस दफ़ा क्या कोशिशें रहेंगी और उसके लिए बसेस भी लगाई जाएंगी क्या? जो एनुअल पिलग्रिमेज है अमरनाथ यात्रा की, ये टूरिज़्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और जम्मू टूरिज़्म का टू बी प्रिसाइजली। और इसके लिए हम लोग लॉजिस्टिक जितना भी रहता है लखनपुर से लेके रामबन तक का वो हम लोग देखते हैं, चाहे वो यात्री निवास जम्मू हो, लखनपुर में हो या फिर सांबा में हो। डिपार्टमेंट की तैयारियां लगभग पूरी हैं। जो हमारा इन्हीं एसेट्स का रेनोवेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो रहा है। बाय 15 जून थिंग्स विल बी इन प्लेस, सब कुछ इन ऑर्डर होगा। इसके साथ साथ जो आपने ये कहा कि श्रद्धालुओं के यहाँ पे विज़िट करने का डेस्टिनेशंस को, तो ये महकमे की एक पूरी कोशिश भी रहती है और महकमा जो है वो महकमे का ये मैंडेट भी है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आए, एक तो उसका स्टे कंफर्टेबल हो और एक इसकी जो यात्रा है वो प्रॉब्लम फ्री हो। उसी सिलसिले में जो यात्री निवास में बसेस का भी इंतज़ाम किया गया है और जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनका भी एक काउंटर वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान अपना जो स्टे है वो थोड़ा एक्सटेंड करना चाहेगा, 1-2 रोज़ कहीं जाना चाहेगा, मानसर, सुरिनसर, पत्नीटॉप, अखनूर, सुचेतगढ़, तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके साथ साथ स्पेसिफिकली जो उन श्रद्धालुओं के लिए लास्ट ईयर भी हमने आइटिनरीज डिज़ाइन की थी, जो हर उसकी एक फ़िज़िकल कॉपी, हार्ड कॉपी हर श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन के टाइम दी जाएगी
और जहाँ जहाँ वो रहते हैं हॉल्स में, वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर्स उनके लगा लिए जाते हैं ताकि वो अपना जो ट्रिप है, अपना जो स्टे है, उसको एक्सटेंड भी कर पाए और अपने विजिट को प्लान कर पाए। अब बिल्कुल आपने सर कहा कि बाकायदा जो है फ्लैक्स लगाई जाती हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, जिससे कि वो मालूम हो सके उनको कि जो डिस्टेंस है और कौन सी ऐसी पिलग्रिमेज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जम्मू के आसपास। तो इस दफ़ा अभी स्क्रीन जो हैं वो जगह जगह लगाई जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल लगाई जाएंगी जी। आप देखेंगे कि जब यात्रा हमारी शुरू होगी उसके एक रोज़ पहले तमाम रास्तों पे जहाँ से वो चल के आएंगे या फिर जहाँ पे भी उनका क़याम है, रात गुजारेंगे, वहाँ पे आपको लाइव स्क्रीन्स भी मिलेंगी और फ्लैक्स बैनर्स, जो पब्लिसिटी प्रमोशन पार्ट है डिपार्टमेंट का, वो भी अच्छे से महकमा जो है उसके लिए तैयार है। सर कई इलाकों में जो है आपका जो एक कोऑर्डिनेशन रहता है सभी विभागों के साथ, इसमें वो इस दफ़ा क्या आपको लगता है कि वो बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले? यात्रा जितना बड़ा इवेंट है तो इसके लिए सारे विभाग हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, वो सब मिलके ही क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट होता है, सब विभाग मिलते हैं, मिलके इसको एक इंश्योर करते हैं कि इट्स सीमलेस यात्रा हो। हर बार की तरह रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, डिवकॉम सर लेते हैं, वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर लेते हैं और उनमें हर विभाग को अपना अपना रोल जो है वो बांट के दे दिया जाता है। एक सिंक के साथ काम होता है, तभी जाके इतनी बड़ी जो यात्रा है वो सक्सेसफुल होती है। तो देख सकते हैं कि यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इस दफ़ा जो है सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन जो आपको देखने में आएगा और श्रद्धालुओं के लिए आसपास की जगहें देखने के लिए भी बसेस भी लगाई जाएंगी। जो प्राइवेट टैक्सी टूर ऑपरेटर्स हैं उनका भी एक काउंटर वहाँ लगाया जाएगा ताकि जो आसपास की जगहें हैं यदि कोई एक्सटेंड करना चाहता है अपने स्टे को तो वो कर सकता है, जिसका फ़ायदा जो है जम्मू के आम ट्रेडर्स यानी कि एक चाय वाले से लेकर एक बड़े होटल वाले को भी मिले, उसकी बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश है। राजेंद्र है, न्यूज़ 18 जम्मू। और किश्तवाड़ में जो मिशेल माता यात्रा होती थी उसे स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, सस्पेंड कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते यात्रा को स्थगित किया गया है। श्री मित्थल माथा यात्रा आज से रोक दी गई है क्योंकि भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से यात्रा को रोका गया है। इलाके में पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से यात्रा न करने की अपील की है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ में पिछले साल मिशेल माता यात्रा के दौरान तबाही हुई थी, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी किश्तवाड़ में। इसीलिए इस बार मिशेल माता यात्रा को लेकर प्रशासन काफ़ी सावधानी बरत रहा है और इस वक्त स्थगित कर दी गई है। इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि ख़राब मौसम है और इसी मौसम के चलते इस यात्रा को स्थगित किया गया है। तो दूसरी तरफ श्री मित्थल माता यात्रा उनकी चल रही थी, मित्थल माता की, जिसे आज रोक दिया गया है क्योंकि भारी बारिश है और भारी बारिश की वजह से यात्रा को चलाना ठीक नहीं है और इसीलिए इस यात्रा को रोका गया है क्योंकि इलाके में पत्थर गिरने का खतरा बढ़ा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी मलबा जो है पहाड़ों के ऊपर से सड़कों पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खतरे से खाली नहीं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से यात्रा न करने की अपील की है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं रियासी के बटोही गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। बादल फटने की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बाद ऊपरी क्षेत्रों से पानी तेजी से निचले इलाकों की ओर आया, जिससे नदी नालों में उफान आ गया और देखते ही देखते कई घर इस उफान की चपेट में आ गए। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, अफवाहों से बचने और नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी। फिलहाल मौके पर नुकसान का आकलन जारी है। और डोडा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना जरूरत यात्रा ना करें और जोखिम वाले इलाकों से भी दूर रहने की अपील की गई है। साथ ही साथ सरकारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं और कंट्रोल रूम में नंबर भी जारी कर दिए गए हैं कि आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ नंबर कुछ इस तरह है 9596766203। ये नंबर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। डोडा प्रशासन ने हालात को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। तो जम्मू कश्मीर में हेल्पलाइन नंबर, खासकर डोडा प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, प्रशासन ने कह दिया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। तो डोडा में भारी बारिश की चेतावनी और बारिश लगातार जारी है और जितने पहाड़ी इलाके हैं वहां पर एडवाइजरी भी जारी की गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और इस पर नजर आप
कहीं अगर आपको यात्रा करनी है, जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त देख रहे होंगे, उन्हें अगर यात्रा करनी है तो फौरन मौसम अपडेट और साथ ही साथ ट्रैफिक अपडेट ज़रूर देखें। उसके बाद इस यात्रा को प्लान करें। अगर ज़रूरत ना हो तो यात्रा से बचें। जम्मू कश्मीर की राजनीति में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों द्वारा नाराजगी जताए जाने और कैबिनेट विस्तार की मांग उठाए जाने के बाद सरकार के भीतर हलचल तेज हो गई है। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई। हालिया बैठक में कई विधायकों ने अपनी चिंताएं रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने स्वीकार किया है कि कुछ मुद्दों को लेकर विधायकों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से विकास निधि उपलब्ध कराने के निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं। अब कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं भी तेज हो गई। सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मंथन जो हुआ है, जो एक मैराथन मीटिंग हम कहेंगे डाची गांव में हुई, उसके बाद से ये निकल के आया है कि आप जो वहाँ पे काफ़ी जो मंत्री हैं उनको फटकार लगी है, खुश नहीं दिखाई दिए उमर अब्दुल्ला। कितनी सच्चाई? देखो, मैं आपको बताऊं, मंथन जो है, मैं रात को 12 से 1 अपना मंथन रोज करता हूँ। मैं अपना जायजा लेता हूँ, अपना आंकलन करता हूँ कि आज मैंने गलत क्या किया, सही क्या किया। अगर मैंने 4 लोग बिगाड़े हैं, मैंने 8 बनाए कि नहीं बनाए। उसी तरह पार्टियों में भी बड़ा ज़रूरी है। हमें इतना ओवर बिजी शेड्यूल है कि लोगों को अपना जायज़ा लेने का वक्त नहीं है। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीज़ थी और बड़े कॉर्डियल और अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। हम लोगों के नौकर हैं, पार्टी के नौकर हैं। विधायक बने, उमर साहब की लहर में विधायक बने तो हम लोग मंत्री बने ना, उस चीज़ को मानना है। मैं अगर विधायक बना तो अपने पिताजी की बदौलत और अपने 25 साल जो मैंने अनथक मेहनत की। मंत्री मैं बना हूँ तो उमर साहब की मेहरबानी से। तो मैं अपने आप तो बन नहीं सकता, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे एमएलएज़ को साथ लेना। जहाँ कमियाँ रही हैं वो दुरुस्त होंगी। ज़रूर कुछ एमएलएज़ की थी कि यार वहाँ ज़्यादा पैसे दे दिए, यहाँ नहीं दिए, तो वो आई थिंक अगले 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बड़े अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। शफल को लेके भी कैबिनेट मैं तो इसके हक में होना चाहिए, उमर साहब करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट नहीं हो। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, 9 ही लोग बन सकते हैं। देयर इज स्लॉट ऑफ 3 ओनली, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैं उस दायरे से बाहर का आदमी हूँ, मेरा दायरा सीमित है। लेकिन हमें जो रोल दिया है जल्दी हो जाएगी रिशफल। मुझे लगता होनी चाहिए। 15 लाख लोगों से इंटरेक्शन की है 18.5 महीनों, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोगों की परेशानियां हैं, यूटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। देयर आर 2 पावर सेंटर्स which is not a good thing, and that too elections and लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी, वो कोई बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं है। मुझे लगता है स्टेटहुड, आज मैंने मंच पे सारे सांसद, मंत्री महोदय, एमएलए थे, मैंने कहा साथ दो हमारा, हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जो हमसे लिया गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सब एमएलए जाएंगे, अब सब लोग जंतर मंतर बैठेंगे, हम धरना करेंगे, बिकॉज उससे पहले मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने पहले साफ किया है, गृह मंत्री ने साफ किया है कि जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा तब भी। एप्रोप्रिएट टाइम था जिस वक्त चुनाव अच्छे हो गए, शांतिपूर्वक चुनाव हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई, लोगों ने चुना, सरकार चुनी 18 महीने पहले। दैट वाज एप्रोप्रिएट टाइम। मुझे लगता है जंग आ गई बीच में, पहलगाम हो गया, वो भी कुछ रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त तक अगर वो हम लोगों को कुछ बेहतर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त तक उम्मीद है कि स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। जंतर मंतर पे सभी विधायक जाएंगे। कैबिनेट रिशफल की बात की गई है कि जल्द हो सकती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि जब तक वो जिंदा है, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की भी मांग जिंदा रहेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें दफना दिया जाएगा उसी दिन ये मुद्दा भी दफन हो जाएगा। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के पत्र पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक में हिस्सा लेगी। जी ने जो आइडिया सजेस्ट किया है कि सब पार्टी को एक साथ आना चाहिए और जम्मू कश्मीर का इशू है सेंटर के सामने रखना चाहिए, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। ये जीपी बना था, महबूबा जीपी मेंबर थी, लेकिन वो टिक नहीं पाया। फिर उसके बाद अल्लाह के हवाले हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 370 और 35 से दफन हो गया है। जिस दिन हम सब दफन हो जाएंगे कश्मीर, उस दिन वो भी दफन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है 8 जून को। आर यू गोइंग टू अटेंड दैट? इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है। That meeting is going to be taking place. You are going to take part in the meeting? Umar and I, one of us will go. Okay, so National Conference is going to represent. Obviously, we're part of that.
कस्बे में हालिया फ्लैश फ्लड और जल भराव के बाद लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। स्थानीय निवासियों ने डोडा ईस्ट के विधायक मिराज मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर जल निकासी और बाढ़ से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आपदा के बाद विधायक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने तक नहीं पहुंचे। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने एक एक कम्बल और एक एक वो दिया था कुछ बेडशीट, वो भी फटे टूटे हुए। आज भी कॉल से फोन करे, कहते ले जाओ कम्बल लेके, उसको हमने क्या करना है। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी बाहर बैठे हैं। हमारे पास खाने के लिए जो राशन था वो भी पानी में बह गया, बिस्तरे जो थे वो भी बह गए। पहुंचे थे यहाँ? नहीं, कोई नहीं। हमारे जो एमएलए कर रहे हैं, हमारे जो महराज साहब एमएलए थे, मैंने उनके लिए क्या अपना सारा कुछ खो दिया था, लेकिन हमें बहुत फख्र था कि हमारे तक यहाँ तक पहुँचेगा। कोई भी नहीं आया। मैंने तो इतना जोर से उसके पीछे जोर लगाया था। जहाँ जहाँ मेरे वोटर थे मैंने उनके लिए वोट दिलवाए, और जो कुछ मैंने किया वो ऊपर वाला ही जानता। लेकिन कल परसों से भी देख रहा है कि महराज साहब यहाँ आएंगे, लेकिन उन्होंने इस इलाके को इधर ठारी को देखा भी नहीं। उसको दरबार लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज लोग मर रहे रोडों में, वो बैठे हैं डोडा में या कहीं दरबार लगा के। कौन सा एमएलए हमारा, क्या हमारा उससे पीछे दौड़ना? हम तो मर चुके हैं, उससे उसका बैठना क्या हमारा यहाँ। हमारी हालत देखे आप, नीचे जाए हमारे घरों में देखे, पानी पूरा पानी से भरा हुआ है। उसको नजर नहीं आ रहा था ये सड़कें हमारी, ये मकान हमारे, ये लोग हमारे, ये मदरसा हमारा जो पूरी इस हमारे पूरे खिते चनाब को सैराब करता है इल्म की रोशनी से। ये नजर नहीं आया। रात को भी लोग सोच रहे थे, उसके जो चेले चमचे थे वो सोच रहे थे शायद मत देगा बयान अच्छा, लेकिन रात को उसने क्या बयान दिया? MG नरेगा। मेरे भाई MG नरेगा को सबको पता है। छोड़ो, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। आप अपना बताओ, रिपोर्ट कार्ड बताओ, 2 साल का पैसा कहाँ डाला? वो पैसा कहाँ डाला आपने? वो आप लोगों ने जो आपको वोट दिया था, इन लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ अबाबील है एक, वो भी नजर नहीं आती है, वो भी लोगों से यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं। बानिहाल में रेलवे चौक क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन बानिहाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने और अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है। राजस्व और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिना चेंज ऑफ लैंड यूज या बिना बिल्डिंग परमिशंस के। तो ये चीज़ें इनकरेज नहीं होनी चाहिए। आप लीगल काम करिए, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। किसी भी तरीके की सपोर्ट चाहिए होती है, हम महीनों का काम 10 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में करके देते हैं। तो उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है या बिना CLU के कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये चीज़ जो है अगेंस्ट द लॉ है। लॉ का वायलेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें पूरा DM साहब से, SDM साहब से ये इंस्ट्रक्शंस है कि किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी जो है प्रमोट ना की जाए। तो ये वार्निंग्स के बावजूद, नोटिस के बावजूद जब लोग करते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि क्यों लोग समझते नहीं है। जब हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन रहता है तो क्यों समझते नहीं है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, काम करने के लिए लीगल वेज बता रहे हैं, तो इलीगल तरीके से काम क्यों कर रहे हैं। गुड़गांव पुलिस ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की है, जिसे जिले भर में पुलिस प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। पुलिस स्टेशन मागाम, बीरवा, खाग समेत कई स्थानों पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पौधे लगाए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।